हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश की। आप जानते हैं सभी एग्जाम्स में इंग्लिश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? उसका रीज़न ये है कि उनकी वोकैबलरी स्ट्रांग नहीं होती। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है, आप कुछ मत करो, अपनी वोकैब स्ट्रांग करो। अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी ना, आप देखना आपकी इंग्लिश खुद बे खुद अच्छी होती चली जाएगी। मैंने आपको बताया था, जैसे अगर हमने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू प्रिपेयर फॉर IBPS PO IBPS RRB, दोनों की एक वीडियो बनाई हुई है हमने। उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर आपको इंग्लिश को प्रिपेयर करना है तो आपका रीडिंग प्लस वोकैबलरी को अच्छा कर लो आप, ठीक है। आपके सारे ही क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे अगर आपके रीडिंग और वोकैबलरी अच्छी है। अगर रीडिंग और वोकैबलरी अच्छी है तो देखो, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है आपका बैंक में, खासकर SSC में भी आता है, वो आपका हो जाएगा। सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, वो आपके हो जाएंगे सिनोनिम एंटोनिम्स। क्लोज टेस्ट आता है। अब क्लोज टेस्ट में क्या होता है, आपके पास एक पैराग्राफ है, उसके अंदर कुछ वर्ड्स छोड़ दिए है ना, उन वर्ड्स को भरना है। उन वर्ड्स को आप कब भर पाओगे? जब आपको उन वर्ड्स का मीनिंग पता होगा। जो वर्ड्स है उनका मीनिंग पता होगा अगर, तो आप उन वर्ड्स को भर पाओगे, है ना। तो ये भी किस पे डिपेंड है? वोकैबलरी पे। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, वो भी वोकैबलरी पे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी इंग्लिश रीडिंग और वोकैब के ऊपर ही डिपेंड है। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम से खासकर पूछे गए हैं। क्या होता है ना, SSC वगैरह का अगर एग्जाम देखोगे, चाहे वो CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे CPU हो, कोई सा भी एग्जाम हो SSC का खासकर, उसके अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। आपने देखा होगा, हर कोई आपको ये जरूर बताएगा कि अब लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। कई क्वेश्चन आपको मैथ्स में, चाहे रीजनिंग में, चाहे इंग्लिश में, चाहे GK में, कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे दिखेंगे जो पहले भी आए हुए हैं और सेम क्वेश्चन अभी भी आए हैं, है ना। तो आपके जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो SSC का कोई भी एग्जाम हो, चाहे IBPS हो, चाहे SBI का हो, चाहे रेलवे का हो, मतलब कोई सा भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम है, इंग्लिश तो उसमें आनी है। और इंग्लिश आनी है, इंग्लिश सीखने के लिए आपको वोकैब और रीडिंग, ये दोनों चीज़ें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेंगी अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं इंग्लिश में। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अगर आप इंग्लिश के अंदर वोकैब वगैरह अच्छे से कर लेते हो, अपने मार्क्स, मतलब कहने का मतलब अगर अपने मार्क्स को बढ़ा लेते हो ना आप इंग्लिश में, आपको और बच्चों के ऊपर एज मिल जाता है और बच्चों से आप आगे निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि ना क्वांट्स और रीजनिंग लगभग जो बच्चा एक अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है वो लगभग सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, ठीक है ना। मतलब अगर बहुत हार्ड पेपर आया तो अगर 40 क्वेश्चन है तो वो क्वांट के हर कोई 18 से 20 तक कर लेता है सॉल्व। ऐसे रीजनिंग के अंदर जो है 30-35 आराम से सॉल्व हो जाते हैं अगर 40 क्वेश्चन की बात करें तो, ठीक है। अगर रीजनिंग उसमें SSC में बात करो, मान लो प्री की बात करो आप, तो प्री के अंदर 25-25 मार्क्स के हैं सारे, है ना, 25-25 मार्क्स के हैं। तो क्या होता है ना, मैथ्स के अंदर तो हर कोई वही 15 से 17, 18, 20 तक सॉल्व कर लेता है, ऐसी रीजनिंग के अंदर हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, जिस बच्चे को इंग्लिश क्लियर है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, वो इसके अंदर 21, 22, 24 तक अटैम्प्ट करते हैं और वो ही उनको इन बच्चों से आगे निकाल ले जाता है। जो आप कभी भी आप देखना, जो टॉपर बनेंगे किसी भी एग्जाम के, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी और मैथ्स बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपकी रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाती है। क्यों? उसका एक लॉजिकल रीज़न है। जब आपका माइंड जो है मैथ्स के अंदर रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है तो रीजनिंग उसको बहुत ईजी लगने लग जाती है। चाहे आपकी खुद आजमा के देख लेना, अगर आप क्वांट्स के अंदर आपकी अच्छी पकड़ है, आप क्वेश्चन को देख के जल्दी समझ जाते हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होगा, तो आप देखना आपका रीजनिंग में भी माइंड बहुत अच्छा वर्क करेगा। चाहे वो पजल के क्वेश्चन हो, सिटिंग अरेंजमेंट हो, इनपुट आउटपुट हो, कोई भी हो जिसके अंदर लॉजिक लगाना है, उसके अंदर आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो बचा क्या? इंग्लिश और जीके तो आपके ऊपर है। जीके आप कितनी ज़्यादा पढ़ते हो, कितना ज़्यादा रोज याद करते हो, याद ही करना है। करंट अफेयर्स है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, तो उसमें तो कोई ट्रिक ऐसी, करंट अफेयर्स की भी हम जो पढ़ाने वाले हैं ट्रिक, कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की, वीकली वीडियो लाने की, एक वीक के अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, उस तरह के क्वेश्चंस हम बनाएंगे और उसको
आप देखना तरीका करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप करंट अफेयर के अंदर ही सब कुछ कवर कर सकते हो, चाहे वो बैंकिंग अवेयरनेस हो, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, करंट अफेयर तो होगा ही होगा, सब कुछ उसके अंदर कवर होता जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बचा क्या, आप इंग्लिश। तो इंग्लिश अगर आप अच्छी करते हो, अच्छी करने के लिए आपको वोकैब और रीडिंग अच्छी करनी पड़ेगी। तो अब हमने एक नई सीरीज शुरू करी है आज से, उसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो बहुत मज़ा आएगा आपको। वोकैबलरी को हम इस मेथड से करेंगे। देखो आप डेली 50 वर्ड याद कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उनको रिटेन नहीं कर पाते हो। मेन जो आपका एग्ज़ाम में आपको परफॉर्मेंस देनी है ना, परफॉर्मेंस देने की आपने जो याद करा है उसको रिटेन करना पड़ेगा। आप चाहे 50 याद कर लो, रोज़ 100 याद कर लो, अगर आप उसको नहीं याद रख पा रहे हो, नहीं रिटेन कर पा रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और वोकैबलरी को रिटेन करने का बेस्ट प्रूवन मेथड, मैंने आपको हर वीडियो में अपने ही बताता हूँ, बेस्ट मेथड, हम लोग हमेशा बेस्ट मेथड्स देखते हैं। तो बेस्ट मेथड आपका कोई भी वोकैब का वर्ड, कोई भी इंग्लिश का वर्ड याद रखने का लॉन्ग टाइम तक, कि आप वर्ड देखो आपके माइंड में मीनिंग आ जाए, वो क्या है, निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीका है। आप देखना हम आज जो वर्ड करने वाले हैं 8-10, अब देखना कैसे आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगे। 10 दिन बाद उनको आप रिकॉल करने की कोशिश करना, आपके माइंड में 1 सेकंड में आ जाएगा। तो इस वीडियो को पढ़ते पढ़ते आपको क्या करना है, जब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट वर्ड अपना देखेंगे, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या लिख लेना है। लिखने से अच्छा, टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं आपको कहूँगा स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे करते करते आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जब भी आपका एग्ज़ाम आने वाला हो उससे थोड़े दिन पहले, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन पहले एक बार उनको देख लेना। बस एक बार आप देख लोगे, आपके माइंड में अपने आप रिकॉल हो जाएगा सब कुछ। तो चलो निमोनिक्स तरीके से हम पढ़ेंगे। देखते हैं पहला वर्ड, अडामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी के अंदर कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर की बुक्स उठा के देख लेना, आपको बहुत बार अडामेंट वर्ड मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, हार्ड इनफ्लेक्सिबल। मतलब हिंदी में अगर करोगे तो कठोर, अटल, अड़िग। अगर कोई पर्सन एडामेंट है ना, तो उसको हम कहते हैं एडामेंट पर्सन, मतलब कठोर पर्सन, हार्ड है वो अपनी बात से जल्दी से हटता नहीं है, अटल है अपनी बात के ऊपर, हार्ड इनफ्लेक्सिबल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, टोनी ब्लेयर रिमेन्ड एडामेंट दैट वी वुड नॉट चेंज द वे वी लिव। टोनी ब्लेयर एडामेंट रहे दैट वी वुड नॉट चेंज द वे वी लिव, हम जिस तरह से जीते हैं उसी तरह से जीते रहेंगे, हम अपना जीने का जो तरीका है, अपने जीने का जो तरीका, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। वी वुड नॉट चेंज द वे वी लिव, चेंज नहीं करेंगे हम। एडामेंट, इसके अंदर एडामेंट मतलब अपनी बात के ऊपर वो अड़िग रहे, ठीक है। अच्छा, वर्ड का मतलब आपको पता चल गया। अब याद कैसे रखना है, ऐसे तो आप 100 वर्ड रोज पढ़ सकते हो, लेकिन याद भी करना है। तो याद करने का ये तरीका हमने लिखा है, इसको मैं समझाता हूँ अभी। निमोनिक, अडामेंट, अडामेंट वर्ड है। इसके अंदर आप देखो क्या दिख रहा है आपको। अच्छा, अडामेंट के अंदर आपको अ डैम दिख रहा है, अ डैम, एक डैम, अ डैम, अ डैम। जैसे आप अगली बार जब वर्ड देखोगे एडामेंट, आपके दिमाग में अपने आप एक पिक्चर बननी चाहिए। कोई भी चीज़ को याद करने का तरीका ना, निमोनिक्स क्या होता है कि उसको किसी चीज़ से आप जोड़ लो। निमोनिक का मतलब क्या होता है, आप जो भी याद कर रहे हो, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं मैं बता रहा आपको, वोकैब के लिए तो है ही, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। चाहे आप जीके पढ़ रहे हो, उसको किसी चीज़ से ना मैच कर लो, किसी चीज़ से उसको अपनी लाइफ की कहीं से। जैसे हम शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं ना, कि मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे जीके के अंदर हम बात करते हैं, अगर जीके के अंदर बात करते हैं तो हम ऐसे याद करते हैं कई बार कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स है, तो वो मॉन्यूमेंट्स लिख के हम एक ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं उसके थ्रू। उसके जो पहला वर्ड होता है या दूसरा वर्ड होता है, किसी भी तरीके से उनसे एक ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। उसी ट्रिक को निमोनिक्स का नाम दिया जाता है। किसी भी चीज़ को आप किसी चीज़ से लिंक कर लो, ताकि आप जब भी वो आपके सामने आएगी चीज़, वो लिंकअप आपके दिमाग में आ जाए। वो लिंकअप आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपको अपने आप क्या होगा, उस वर्ड का मीनिंग ध्यान आ जाएगा। जैसे एडामेंट आप जब भी देखोगे, अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अ डैम, अ डैम की पिक्चर आनी चाहिए कुछ इस तरह से। मान लो डैम, डैम क्या होता है, बांध, रिवर के ऊपर जो बांध बना होता है ना, डैम। मान लो ये रिवर है, इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, डैम। अच्छा, एडामेंट का मतलब है कठोर, अटल, अड़िग, हार्ड, इनफ्लेक्सिबल। तो जो ये डैम होता है, ये ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, हार्ड,
क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है ना, गाड़ियाँ चलती हैं ना, इसके ऊपर क्या होता है, गाड़ियाँ चलती हैं। अब गाड़ियाँ चलेंगी, गाड़ी चलेंगी तो ये टूटना नहीं चाहिए। अभी टूटना नहीं चाहिए तो क्या होना चाहिए, हार्ड। ठीक है, समझो। अ डैम, दिमाग अडामेंट सुनते हैं आपके दिमाग में अ डैम, अ डैम, डैम क्या होना चाहिए, हार्ड। क्यों? क्योंकि उसको व्हीकल चलते हैं, कारें चलती हैं, बसें चलती हैं, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, तो उसको हार्ड होना पड़ेगा ताकि वो टूटे ना। हार्ड और इनफ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल भी ना हो, वो हार्ड हो, कठोर हो। तो अ डैम, पहला तो निमोनिक ही हो गया। अच्छा, कई बच्चों को इससे ना याद हो तो दूसरा ही बता देते हैं हम, बहुत अच्छा। दूसरे वाला बहुत अच्छा है, जो कि सबको इजीली याद हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा 100%। और ये ट्रिक्स बहुत प्रूवन ट्रिक्स हैं, ये मैंने प्रूफ करी, ये बहुत पहले से प्रूव हो चुकी है मतलब। तो आप इनको इनके थ्रू याद करो, देखो कितनी जल्दी आपको वर्ड्स याद होते हैं। आज हम जो 8-9 वर्ड करने वाले हैं, आप देखना उन वर्ड्स को जब भी आपका एग्जाम में आपको दिखेगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे या कहीं भी आपको वर्ड दिखता है, पूरी इन वर्ड का क्या यूज़ है। और जब आप रीडिंग करोगे, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ोगे, उसमें भी कहीं ना कहीं यही सब वर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उनमें भी कहीं ना कहीं यही सब वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो जब आपको इन वर्ड्स का मतलब पता चल जाएगा ना, तो सेंटेंस का मतलब आपको पूरा पता चल जाएगा। आप कहीं ना कहीं आंसर के करीब पहुंचने में सक्षम रहोगे। अगर आपको ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए एग्जाम सॉल्व करना। तो अ डैम का मतलब हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, अडामेंट, अडामेंट, अडियल मैन, अडामेंट, अडियल मैन, अडामेंट, अडियल मैन। सोचो, अडामेंट, अडियल मैन, अडियल मैन, अडी अडियल MAN मैन, अडियल मैन। अडियल कौन होता है, जो अपनी बात के ऊपर अड़ जाता है, यार मैं तो यही करूंगा। अडियल, किसी बात पे अड़ने वाला। अडिग, अटल, कठोर, कठोर हो जाता है ना। अडियल मैन क्या होता है, कठोर, हार्ड होता है, कि मतलब भाई मैं तो यही करूंगा, मुझे यही करना है। अडियल मैन, अपनी बात के ऊपर अड़ने वाला। अडामेंट, अडियल मैन, कठोर, मतलब जो अपनी बात के ऊपर अड़ जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चलो। अले, 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 इसको क्या बोलते हैं हम, अले। इसका मतलब क्या है, लेसन द इंटेंसिटी ऑफ और काम, मतलब शांत करना या कम करना, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना या शांत करना। अले का मतलब किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना या शांत करना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये रिसेंट एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल में से उठाया हुआ है वर्ड, वो एग्जाम्पल। क्योंकि आजकल क्या है ना, कोरोना, आप सब जानते हो कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो उसी के रिलेटेड ये एक छपा था एक न्यूज़पेपर के अंदर। क्या था, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अले पब्लिक फियर्स अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज। मतलब गवर्नमेंट इज ट्राइंग, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, ट्राइंग जब भी लिखा होता है तो क्या है ना, कर रही है, ING है, ट्राइंग टू अले पब्लिक फियर्स अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। टू अले, हमारा वर्ड क्या है, अले, कम करना, शांत करने की कोशिश या कम करने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है टू अले, टू शांत करना, मतलब टू अले मतलब किसी चीज को शांत करने की। पब्लिक फियर्स अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज, जो पब्लिक के अंदर डर बना हुआ है, अबाउट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज, जो डिसीज जो स्प्रेड हो रही है, स्प्रेड का मतलब फैलना, जो डिसीज फैल रही है उसके डर को कम करने का गवर्नमेंट ट्राई कर रही है ना। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है जो कोरोना वायरस से डर फैला हुआ है पब्लिक में, उसको कम करने की, है ना। तो अले, कम करना। चलो निमोनिक देखते हैं हम, शांत करना या कम करना। निमोनिक देखो अब इसका, अले, ले, ले दिख रहा है आपको, ले, इसके अंदर अले के अंदर ले, ले डाउन, मतलब जब आप ले हो जाते हो, मतलब ले का मतलब लेट जाते हो, है ना, ले डाउन कहते हैं ना, ले डाउन। तो जब आप लेट जाते हो तो क्या होता है, आप शांत हो जाते हो, आपका मन शांत हो जाता है। ले डाउन मतलब मेरा मन शांत हो गया, है ना। अच्छा, सेकंड देखो, बहुत बढ़िया है, बहुत फन के साथ पढ़ो, कोई भी चीज फन के साथ पढ़ोगे आपको बहुत इजी लगेंगी। ऑल ले ले, अले के अंदर आ रहा है ना, ऑल ले। अगर मैं अले को अलग अलग करके लिख लूं तो ऐसे लिख सकते ना, ऑल ले, AL, ऑल ले, अले, ऑल ले।
अले, ऑल ले, ऑल का मतलब क्या होता है? सब, सब ले ले लेकिन शांत हो जा, ऑल ले लेकिन शांत हो जा। अब आपके दिमाग में जब भी अले वर्ड आप देखोगे एग्जाम में कहीं पे भी, आप जब अले वर्ड देखोगे आपके दिमाग में एकदम से आएगा अले, ऑल ले ले लेकिन शांत हो जा, का मतलब क्या हो गया? शांत करना, शांत करना, ठीक है, शांत करना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अब हम, अस्वेज। क्या है वर्ड? अस्वेज। ये भी आपका एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं ये वर्ड, ठीक है, अस्वेज। इसका मतलब भी क्या होता है? शांत करना। अभी हम 3 वर्ड एक जैसे देखेंगे जिसका मतलब होता है शांत करना, उसके अंदर क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस इंटेंस, इसके अंदर क्या है? कोई अनप्लीजेंट फीलिंग, जो अनप्लीजेंट क्या, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो होती है अनप्लीजेंट, जो अच्छी लगती है वो होती है प्लीजेंट, है ना। अनप्लीजेंट फीलिंग, कभी कभार हमको ऐसी फीलिंग आती है ना कि हमें कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है ना, कहते हैं ना मुझे कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही है, तो उस अनप्लीजेंट फीलिंग को शांत करने को क्या कहते हैं? अस्वेज, अस्वेज। अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ही ट्राइड टू अस्वेज द गिल्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग बाय डूइंग राइट। ही कोई पर्सन है, ही, उसने ट्राई करा टू अस्वेज द गिल्ट ऑफ, शांत करने का, गिल्ट, गिल्ट क्या होता है हमारे अंदर? हीन भावना, है ना, हीन भावना कह सकते हो। गिल्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग बाय डूइंग राइट, मतलब वो कुछ गलत काम करता था तो उसने क्या करा, उस गलत काम के अंदर, उस गलत, कोई भी हम गलत काम करते हैं हमारे अंदर एक गलत हीन भावना आती है ना हमेशा कि यार मैंने इसके साथ गलत करा। आप किसी को धोखा देते हो कभी भी या कुछ भी आप करते हो तो आपको ऐसा लगता है ना बाद में कि यार मैं उसके साथ गलत करा, उसी को क्या कहते हैं? गिल्ट। तो आपको गिल्ट हुआ, उस पर्सन को कुछ गलत काम करने का गिल्ट हुआ था, उससे उसको अनप्लीजेंट फीलिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर उसको गिल्ट हो रहा है तो मतलब अनप्लीजेंट फीलिंग है ना, वो उसको चाहता तो नहीं है ना उस फीलिंग को, अननेसेसरी है वो, उस फीलिंग को, अच्छी फीलिंग नहीं है ना उसके लिए वो, तो उसको उसने क्या करा? शांत करने की कोशिश करी। कैसे? बाय डूइंग राइट, कुछ अच्छा करके। पहले वो गलत करता था, अब उसने उस फीलिंग को शांत करने के लिए कुछ अच्छा करा, ये मतलब है, ठीक है, ठीक। अच्छा इसका निमोनिक क्या है? अस्वेज का देखो, 80 दिख रहा है, 80 एज। अस्वेज को मैं एकदम से क्या सोच सकता हूँ? 80 एज, 80 एज मतलब 80 की उम्र। 80 की उम्र में क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इंसान की, अब देखो कोई पर्सन आपको 20 साल की उम्र में ज़्यादा एग्रेसिव मिलेगा, ज़्यादा एग्रेसिव मिलेगा, है ना, वो लड़ाई वगैरह करने में आगे रहेगा। जैसे जैसे 30 का होगा, शादी हो जाएगी तो थोड़ा सा शांत हो जाता है, 35-40 के अराउंड चला जाएगा, बच्चे हो जाएंगे और ज़्यादा शांत हो जाता है। 40 से 60 तो बच्चों के लिए कमाता रह जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता अपने बारे में, तो और ज़्यादा शांत हो जाता है। 60 के बाद तो बस वो कुछ कहता ही नहीं है ना, कुछ एक्सेप्शन होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों की अगर आप बात करोगे तो एज के साथ इंसान की जो एग्रेसिवनेस होती है वो कम होती जाती है ना, शांत होता जाता है। तो 80 एज, 80 की एज में क्या है? 80 की एज में इंसान शांत हो जाता है, शांत करना, शांत हो जाता है, शांत करना, अपने आप को शांत कर लेता है। 80 की एज में इंसान को अगर गुस्सा आता भी है तो अपने आप को शांत कर लेता है, ठीक है ना। 80 एज में क्या होता है? आप अपने आप को शांत कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा हमने इससे पहले वर्ड जो देखा था, ये पहले थर्ड वर्ड देखो, उसके बाद हम तीनों की बात करते हैं। अलिविएट, अलिविएट, ये वर्ड भी आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पिछले एग्जाम दिए हैं वो देख सकते हैं कि आपको कितनी जगह पे अलिविएट वर्ड मिल जाएगा। तो इसका मतलब भी क्या होता है? मेक लेस सवर सफरिंग, डेफिशिएंसी और प्रॉब्लम, प्रोवाइड फिजिकल रिलीफ एज फ्रॉम पेन, है ना। हल्का कर देना, कम देना, कम कर देना, पेन को कम कर देना, कोई सफरिंग है आपको, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, प्रॉब्लम है कोई, उसको कम कर देना, कोई पेन है उसको कम कर देना, अलिविएट, अलिविएट। जैसे कि एग्जांपल देखें, ही पुट ऑन हिज सन ग्लासेस विच डिड लिटिल टू अलिविएट द हेडेक सनलाइट गेव हिम, उसने अपने सनग्लासेस लगा लिए, जिसने क्या करा, थोड़ा सा उसका जो हेडेक हो रहा था सनलाइट की वजह से उसको कम कर दिया, हल्का कर दिया, शांत कर दिया, कम कर दिया, अलिविएट कर दिया।
ठीक है। इसका निमोनिक देखेंगे अगर हम, अलिवेट में आप अलग करोगे अगर तो ऐसे लिख सकते ऑल इविल एट, ऑल इविल एट, सारे इविल को खा लिया, सारे इविल, ऑल सब, इविल क्या होता है बुरी चीजें ना, बुरी चीजें, एट खा लिया, बुरी चीजें को खा लिया मतलब आपने, आपके दर्द हो रहा था तो बुरी चीज थी ना वो, उसको खा लिया तो क्या हुआ, दर्द गायब हो गया। दिमाग में सोचने की कोशिश करो, ऑल एविल एट, सब एविल को खा लिया तो अब क्या हुआ, मैं तो खुश हो गया, मतलब मेरा दर्द कम हो गया, अब मैं हल्कापन महसूस कर रहा हूँ, अब मैं शांत हो गया, जब मेरे इविल को खा लिया तो मैं शांत हो गया। ऑल इविल एट, एलिवेट ऑल इविल एट। अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, बहुत ही अच्छा जो है एलिमिनेट, एलिमिनेट, एलिवेट एलिमिनेट, मिलता जुलता है ना, राइमिंग हो रहा है, एलिवेट एलिमिनेट, एलिवेट एलिमिनेट, किस चीज़ को एलिमिनेट कर देना, दर्द को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो क्या करते हैं, शांत फील करते हैं, कम लगता है, एलिमिनेट कर दिया मैंने दर्द को, हटा दिया दर्द को, कम कर दिया दर्द को, एलिमिनेट, ठीक है, ठीक है। ये आपका, इसका आप एलिवेट का ये सिनोनिम मत समझना, ये सिनोनिम नहीं, ये सिर्फ याद करने का तरीका है। एलिवेट मिलता जुलता एलिमिनेट से, एलिमिनेट हम पेन को जब एलिमिनेट कर देते हैं, हम पेन को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर देते हैं, हमारे पैरों में दर्द है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया तो क्या हो गया, हमारा पैर शांत हो गया, हम हल्का महसूस करेंगे, हमारा दर्द कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये तीन वर्ड हमने भी देखे हैं, एक तो अले, एक देखा हमने अस्वेज, एक देखा हमने एलिवेट, तीनों का मतलब है कम करना, है ना, तीनों का मतलब है कम करना। ये तीनों एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं। जब आप सिनोनिम आएगा तो आप सिनोनिम में इसको टिक कर सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, तीनों में अगर शांत करना है तो फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यही होता है, कौन सा वर्ड आपको कहाँ यूज़ करना है, हर एक सिचुएशन के लिए अलग वर्ड बना हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूँगा फियर्स की या कंसर्न की, कभी भी फियर या कंसर्न की बात होगी, फियर या कंसर्न को कम करने की बात होगी तब हम क्या यूज़ करते हैं, अले। फियर और कंसर्न की बात होगी तब हम क्या यूज़ करते हैं, अले। जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं, फीलिंग्स, है ना, किसी इंसान की फीलिंग्स को फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं, अब वो भी अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट, ये आपको याद रखना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अस्वेज, अस्वेज। और जब हम बात करते हैं फिजिकल रिलेटेड पेन की, खासकर फिजिकल रिलेटेड पेन की या प्रॉब्लम्स की, ठीक है ना, या सफरिंग्स की, ठीक है ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अलिविएट। तीनों का मतलब कम करना ही है, यूज़ करने का तरीका अलग है, ठीक है ना। एग्जाम में आपका कुछ भी पूछ सकता है तीनों में से। चलो नेक्स्ट देखो, अक्रीमोनियस, अक्रीमोनियस, फुल ऑफ एंगर आर्ग्यूमेंट्स, फुल ऑफ एंगर या आर्ग्यूमेंट्स। जब भी कभी दो जनों के बीच में लड़ाई होती है तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में प्यार होता है, गुस्सा होता है, गुस्सा होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वाद विवाद होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, अक्रीमोनियस। आर्ग्यूमेंट्स को एक अच्छी फॉर्म में क्या कहते हैं, अक्रीमोनियस, है ना, वाद विवाद, एंगर से भरा हुआ। जब भी वाद विवाद होता है तो दोनों तरफ गुस्सा होता है ना, फुल ऑफ एंगर होते हैं दोनों, उसका मतलब क्या है, अक्रीमोनियस। द डेफिनेशन क्या हो सकती है, द डेफिनेशन ऑफ अक्रीमोनियस इज व्हेन समवन और समथिंग इज बिटर और हार्श इन मैनर और स्पीच, ठीक है ना। जब कोई या कोई चीज़ बिटर हो, बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा, लेकिन यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, बिटर मतलब बिटर रिलेशंस कहते हैं ना, एक तरीके से जो रिलेशन अच्छे नहीं है, जिनमें कड़वाहट आ गई है। और हार्श इन मैनर ऑफ स्पीच, या हार्श वर्ड्स हम बोल रहे हैं किसी को, हमारी स्पीच के अंदर हार्श वर्ड्स दिख रहे हैं, गुस्से वाले वर्ड्स दिख रहे हैं, वाद विवाद दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, उस वाले केस में हम अक्रीमोनियस यूज़ करते हैं, रूखापन, है ना। हिंदी में अगर हम देखें तो रूखापन। जैसे आफ्टर एन अक्रीमोनियस डिबेट द प्रपोजल वाज अडॉप्टेड, पहले कोई प्रपोजल रखा गया था, कोई प्रपोजल रखा गया था, उसके ऊपर काफ़ी सारा डिबेट हुआ, काफ़ी सारा डिबेट हुआ, पहले डिबेट, आर्ग्यूमेंट्स हुए, वाद विवाद हुआ कि भाई एक बंदे ने बोला नहीं मैं इस तरीके से नहीं चाहता, इस प्रपोजल के अंदर ये चेंज चाहता हूँ, दूसरे कहा नहीं ये नहीं ये, तीसरे ने कहा नहीं ये नहीं ये, वाद विवाद हुआ, उसके अंदर हम अक्रीमोनियस यूज़ करा, नेगेटिव सेंस के अंदर वाद विवाद हुआ है ना, तो अक्रीमोनियस। उसके बाद प्रपोजल अडेप्ट कर लिया गया, ठीक है। अब इसका निमोनिक देखो कितना बढ़िया है, अक्रीमोनियस। अक्रीमोनियस में आपको अक्रूमैन दिख सकता है क्या, अक्रीमोनियस से आप अक्रूमैन
दिमाग में बैठा सकते हो, ये सबको दिमाग में लिंकअप करना है। जब भी आप अक्रीमोनियस पढ़ो आपके दिमाग में अकड़ू मैन क्या होता है, हमेशा फुल ऑफ एंगर रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए तैयार रहेगा, रूखा व्यवहार होगा, रूखापन होगा उसमें। अकड़ू है ये तो बंदा, कहता है ना ये बंदा तो बहुत अकड़ू है यार, हमेशा गुस्से से में रहता है, आर्ग्यूमेंट्स करने को, लड़ने को तैयार रहता है हमेशा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, अटोन। अटोन मेक अमेंड्स फॉर, मतलब प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करना, कोई गलती हो जाती है आपसे, उसको प्रायश्चित करते हो ना, उसको क्या कहते हैं, अटोन। अटोन। अगर उसकी एप्लीकेशन एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या हो सकता है डेफिनेशन, टू डू समथिंग दैट शोज यू आर सॉरी फॉर समथिंग बैड दैट यू डिड और फॉर समथिंग दैट यू फेल टू डू। मतलब कुछ ऐसा करना, टू डू समथिंग दैट शोज यू आर सॉरी फॉर समथिंग, जो ये दिखाए कि आपको किसी चीज़ के लिए सॉरी फील हो रहा है, किसी चीज़ के लिए सॉरी फील हो रहा है जो आपने किया है। डेट यू आर सॉरी फॉर समथिंग बैड, कुछ गलत आपने किया था, उसके लिए आपको सॉरी फील हो रहा है, पश्चाताप फील हो रहा है। और फॉर समथिंग डेट यू फेल टू डू, या कई बार क्या होता है हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते उस टाइम पे। सपोज करो आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू करी 20 की एज से, 25 की एज हो गई, 30 की एज हो गई, एग्ज़ाम नहीं निकलता। अगर भगवान करे सबका एग्ज़ाम निकले, सब अच्छे से अपना सिलेक्शन लें, हम समझने के लिए समझते हैं ना, तो उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता तो उसको क्या आता है, एक पश्चाताप रहता है पूरी ज़िंदगी, यार अगर मैं उस समय पढ़ लेता तो ऐसा हो जाता। आपने कॉलेज करा होगा, कॉलेज से आप निकल चुके हो, अगर जॉब नहीं लग रही है तो आपको क्या लगता है, यार उस समय मैंने ये कोर्स कर लिया होता, या उस समय मैं पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। तो प्रायश्चित कर रहे हो ना आप, फॉर समथिंग डेट यू फेल टू डू, आप उस समय फेल हो गए ना उस चीज़ को करने में, तो आपको पश्चाताप हो रहा है, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड अटोन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ एक्सप्रेस्ड अ विश टू अटोन फॉर हर पास्ट सिंस। कंपनी के डायरेक्टर ने अपनी विश को एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना किसी चीज़ को, विश का मतलब अपनी विश अपनी ख्वाहिश। एक्सप्रेस्ड अ विश टू अटोन फॉर हर पास्ट सिन, अटोन प्रायश्चित करना। उसने कहा डायरेक्टर कंपनी हैज एक्सप्रेस्ड अ विश टू अटोन फॉर हर पास्ट सिन। कंपनी का डायरेक्टर था, उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैंने जो पास्ट सिंस का मतलब गुनाह, जो मैंने पास्ट में सिंस करे हैं, गुनाह करे हैं, उनका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ठीक है ना सॉरी। तो इसका निमोनिक देखते हैं हम। इसका निमोनिक हम क्या बना सकते हैं, अटोन का एट ओन, खुद को, एट ओन, खुद को क्या हो रहा है, खुद को रियलाइज हो रहा है ना, आपको खुद को रियलाइज होना है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, पछतावा कर रहे हो, पछतावा। आपको खुद को रियलाइज हो रहा है, एट ऑन मतलब समझ पढ़ते पता जाना आपको, खुद को, एट ऑन, खुद को आपको रियलाइज हो रहा है कि आपने गलत किया, इसलिए आप प्रायश्चित कर रहे हो। एट ऑन, खुद को आपको लग रहा है कि मैंने गलत किया, इसलिए आप प्रायश्चित कर रहे हो।